राधे राधे दोस्तों। तो आज आप लोगों को हम लोग साइंस सेट 1 पढ़ेंगे और झारखंड बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और सेट 1 है आज का, जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे। वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। जिस प्रकार से मैथ का सेट 1 आपका जा चुका है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना है मैथ का, अब मैथ देखते रहिए। और ये सेट नंबर 1 है साइंस का। चलिए साइंस में जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि यदि किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f है, फोकस दूरी कितना दिया है, f है, और वक्रता त्रिज्या क्या दिया गया है, r दिया है। तो एक फॉर्मूला था कि r बराबर में 2f, r इज इक्वल टू क्या था, 2f। तो यहां से हमारा f इज इक्वल टू क्या हो जाता है, r बटे में 2। f इज इक्वल टू क्या हो जाता है, r बटे में 2। यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। इस टाइप का रिलेशन अगर कहीं पर मिल जाएगा तो हम उसको उत्तर मार देंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ r इज इक्वल टू f बटे 2, जो कि ये गलत बात है, और f इज इक्वल टू r बटे 2। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। पहला नियम आप लोगों को पता होगा, जैसे में देखो ये हमारा दर्पण है, क्या ये हमारा दर्पण है, और प्रकाश जब आपतित होती है, प्रकाश क्या होती है, आपतित होती है, तो आने वाली किरण को कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को कौन सा कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम इसका परिभाषा बोले तो प्रकाश जिस माध्यम में आती है तो उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और प्रकाश पुनः परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन, इस जहां पर टकराएगी प्रकाश उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो काल्पनिक रेखा है, ये जो काल्पनिक रेखा है, उसको हम लोग अविलंब कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अविलंब कहते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, सबसे पहला नियम है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल पे होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण जिसको हम लोग आई कहते हैं, और परावर्तन कोण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं, इस सदैव आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये दूसरा नियम था। अति लघु प्रश्न में भी पूछा जाता है, इसको ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो समतल दर्पण का यूज हम लोग जनरली रूप से क्या करते हैं, फेस देखने के लिए करते हैं। चेहरा देखने वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। और समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है। वो क्या बनता है, हमेशा काल्पनिक, जिसको हम लोग आभासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी। अच्छा, आभासी इसको हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनने के लिए जो किरण जो टकरा के वापस जो करती है वो कभी भी आपस में कटती नहीं है, प्रतिच्छेद कभी भी आपस में नहीं करते, इसीलिए वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। दूसरी बात कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को हम कभी भी पर्दे पे नहीं ला सकते हैं। ठीक है, पर्दे पे नहीं ला सकते, इसीलिए समतल दर्पण जो प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनता है, हमारा काल्पनिक बनता है। कोई दिक्कत है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो वास्तविक किस पे बनता है ये भी बहुत बड़ी बात है। चलो हम दोनों पे चर्चा करते हैं। दर्पण 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से दर्पण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो पहला समतल, दूसरा में होता है उत्तल, और तीसरा में होता है अवतल। क्लियर बात को, समतल, उत्तल और अवतल। समतल जिसका तल एकदम प्लेन हो, सतह एकदम क्या हो, प्लेन होता है, बराबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं समतल। ठीक है, उत्तल जिसका सतह उठा हुआ हो, जिसका सतह क्या हो, उठा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं। ठीक है, अवतल किसको कहते हैं, जिसका सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। कुछ इसका यूज भी बता देते हैं। ठीक है,
उत्तल दर्पण का यूज क्या होता है, देखेंगे हम लोग क्या, जितना भी वाहन होता है तो वाहन में जो साइड मिरर लगा रहता है, जो पीछे से जो देखने के लिए, पीछे का साइड मिरर देखने के लिए, साइड वाले चीजों को देखने के लिए साइड मिरर लगाया जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्लियर बात को। और अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं हम लोग कभी नाई के पास जब जाते हैं हम लोग बाल दाढ़ी कटवाने के लिए, तो वहां पर फेस हम लोग का थोड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि उसका जो दर्पण होता है वो अवतल होता है, वो अंदर की ओर थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है। परावर्तक सतह उसका क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया बात को, क्लियर है, ठीक है। तो समतल और उत्तल, समतल और उत्तल में कौन कौन सा बनता है, कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है। और भी बात क्या, समतल दर्पण में प्रतिबिंब और बिंब का आकार हमेशा क्या होता है, बराबर होता है समतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का साइज छोटा हो जाता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना बात बता दिए तो ताकि आने वाला क्वेश्चन भी तुमसे डील हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करता है। अभी जस्ट बताया कि वाहन के पश्च दृश्य मतलब कि पीछे वाले को दृश्य को देखने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बात को, आगे बढ़ते हैं, रिवीजन होते रहेगा तुम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा लेंस, ठीक है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अच्छा, लेंस किससे किससे बना सकते हैं और किससे किससे नहीं बना सकते, ये बात पूछा गया है। तो देखो जल से हम लोग लेंस के रूप में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कांच भी लेंस के रूप में इस्तेमाल तो मुख्य रूप से करते ही करते हैं। मिट्टी कभी भी लेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है पारदर्शी सतह नहीं है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है मिट्टी, इसीलिए हम लोग मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते हैं। मिट्टी जो होता है नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, समझ आया बात को। हाँ, जल के आर पार देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, उससे हम लोग बना सकते हैं। कांच के भी आर पार देखा सकता है, तो उससे हम लोग बना सकते हैं। प्लास्टिक के भी आर पार देखा जा सकता है, प्लास्टिक का बोतल से भी तुम लोग देखते होगे, देखते हो ना, प्लास्टिक का कांच का शीशा गिलास भी मिलता है, उससे भी हम लोग आर पार देख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो ये तीनों से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से नहीं बना सकते। तो ये पूछा कि कौन सा किससे नहीं बना सकते, तो हमारा ऑप्शन क्या राइट होगा, डी नंबर। क्लियर बात को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलो देखते हैं। कहते काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो देखो हम बताए भी थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ये है हमारा वास्तविक, क्या होता है, वास्तविक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये हमारा काल्पनिक है, क्या है ये, काल्पनिक है, कोई दिक्कत है ना। तो ध्यान में रखना, पूछा कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भाई साहब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, कोई दिक्कत रहेगा नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है। एफ का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर है। आर का मान पूछा गया है, तो हम लोग को तो पता है कि 12 आर बराबर जो होता है 2f के बराबर होता है। तो 2 इंटू एफ मतलब 2 गुना 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। 24 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वाहन के अग्रदीप, देखो अभी जस्ट पढ़े थे 7 नंबर या 6 नंबर क्वेश्चन में कि वाहन के पश्च दीप में क्या होता था कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया, अग्रदीप मतलब हेडलाइट में, ठीक है। हेडलाइट में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें उसके अंदर में इस तरह से रहता है और यहाँ पर बल्ब रहता है ना। तो कहने का मतलब इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ था, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है बात को, आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अवतल लेंस के सामने रखी प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, अवतल लेंस के सामने जब हम लोग वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल लेंस लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अवतल लेंस के सामने जब हम वस्तु को रखते हैं तो यहाँ पर हमारा बनता है आभासी और क्या सीधा। आभासी और क्या बनेगा सीधा, क्योंकि काल्पनिक में हमेशा सीधा ही बनता है, उल्टा नहीं बनता है। दिक्कत है कोई, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डायोप्टर किसका मात्रक है भाई। डायोप्टर जो होता है लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। इसलिए हम बोलते थे P इज इक्वल टू 1/f इसका फॉर्मूला था। P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था 1/f था। और इसको हमेशा क्या चीज में मापा जाता है, सेंटीमीटर में मापा जाता है। क्या चीज मापते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में मापते हैं। कोई दिक्कत है तो लेंस की शक्ति को मापने का इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, डायोप्टर कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो नॉमिनिकल्स दे दिया गया। कहता है कि 2 डायोप्टर की पावर वाला जो है, क्षमता वाला एक लेंस का फोकांतर निकालना है, मतलब फोकस का दूरी निकालना है। तो अभी जस्ट पढ़े थे P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f। P इज इक्वल टू 1/f। इसका P का मान 2 डायोप्टर, क्या दिया 2 डायोप्टर, यहाँ पर लिखेंगे 1/f। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर बात को। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से। ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 से कितने बार में कट जाएगा 50 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या आंख का जो रंगीन वाला जो भाग होता है, आंखों का कौन सा भाग होता है रंगीन वाला भाग, उसको क्या कहते हैं। हम बताए भी थे तुम लोग को कि उसको हम लोग परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, परितारिका। जो रंगीन वाला भाग होता था, ठीक है, उसको परितारिका कहते थे। उसके जस्ट बगल में क्या होता था आइरिस भी होता था। और आंखों के जो ऊपर वाला सबसे बाहरी ऊपर वाला जो होता था उसको हम लोग क्या कहते हैं कोर्निया कहते थे। ठीक है, अब परितारिका क्या करता था कि पुतली को एडजस्टमेंट करते थे, है ना, जिसको हम लोग सिलिचरी मांसपेशी भी कहते हैं हम लोग। पुतली जो है छोटा बड़ा करने का काम कौन करता है, परितारिका ही करती है। कोई दिक्कत है। ठीक है, तो आंखों का रंगीन भाग परितारिका है यहाँ पर। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो आइरिस मार देना, क्योंकि जस्ट दोनों आगे पीछे रहता है। तुम लोग को आइस जब चैप्टर पढ़ा रहे थे मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उसमें हम फिगर बनाए थे, है ना। उसमें हम बताए थे कि परितारिका और आइरिस कहाँ पे होता है, और पुतली कहाँ होता है, और कॉर्निया किसको कहते हैं, और रेटिना किसको कहते हैं, वो भी बताए थे। कि जो हम लोग का जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आंखों पे, वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। कोई दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अभी जस्ट बताया तुम लोग को, वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है तो वो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। और इसी को हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, दृष्टि पटल भी कहते हैं। कोई दिक्कत है। अभी जस्ट बताएं कि कॉर्निया क्या होता है, आंखों के सबसे ऊपर वाला भाग। जैसे मोबाइल लेते हैं तो उसके ऊपर में नॉमिनेशन करते हैं, बताए थे एग्जाम्पल लेके। उसी तरह हमारा आंख के ऊपर पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, परितारिका का काम तो जान ही गया तुम लोग। ठीक है, एडजस्टमेंट करना। ठीक है, किसको एडजस्टमेंट करना, पुतली को एडजस्टमेंट करना। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब तुम देखो यहाँ पर कितना कंपोनेंट है, बहुत ज्यादा है, 3 गो है ना। Na2CO3 है और H2O है और यहाँ पर CO2 है ना। ये तीनों मिलकर एक बन रहा है। तीनों मिलकर क्या बन रहा है, एक बन रहा है। याद करो जो हम तुम लोग को पढ़ा रहे थे, A + B + C मिलने से अगर ABC बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, मतलब संयोजन हो रहा है। तो कौन सा हो रहा है, संयोजन हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज A B और C टूटने के बाद अगर A + B + C बनता तो उसको हम वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं,
वियोजन कहते हैं। विस्थापन किसको कहते हैं? अच्छा, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना या जुटना। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? जुटना। ठीक रहेगा बात को। और वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, और विस्थापन का मतलब होता है अपना स्थान परिवर्तन करना। जैसे में ए बी है और इसको सी के साथ रिएक्शन करा दिए, अब क्या हो गया? बी चला गया सी के पास और ए विस्थापित हो गया। ए क्या हो गया? विस्थापित हो गया, हट गया वो, तो उसको कहते हैं विस्थापन। अब मान लो द्विविस्थापन किसको कहते हैं? जैसे ये ए बी है और प्लस में सी डी है, क्लियर बात को, और ए चला गया तुम्हारे सी के पास और बी चला गया आपका डी के पास, तो दोनों विस्थापन हो गया, चेंज हो गया, इसको कहते हैं द्विविस्थापन। क्लियर बात को। सभी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर दिए, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम लोग बताओगे, ठीक है, यहां पर कहता है कि क्या बताओ संतुलित है या नहीं है। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, दोनों बैलेंस होना चाहिए, इक्वल टू। यहां पर तीर देना चाहिए, यहां पर इस टाइप से तीर दे, यहां छूट गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यहां पर चेक करेंगे कि यहां पर सोडियम के गो है, एगो सोडियम है, और यहां पर भी सोडियम के गो है, एगो है। ठीक है, सोडियम तो संतुलित है, क्लियर बात को। ऑक्सीजन यहां पर के गो है, एगो, लेकिन यहां ऑक्सीजन के गो है, दूगो, और एक दूगो यहां पर भी है, तो 4 गो हो गया। इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चेक करते हैं नेक्स्ट। यहां पर एल्युमिनियम कितना है? 4 गो, लेकिन यहां पर एल्युमिनियम भी 4 गो है, 2 और 2 इधर से, तो 2 इंटू 2 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, एल्युमिनियम 4 गो। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 4 गो है। ऑक्सीजन कितना है? 4 गो। ठीक है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन है 3 दूना 6 गो, ये भी क्या है? संतुलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉपर के गो यहाँ पर 2 गो और ऑक्सीजन के गो है 2 गो, लेकिन यहाँ पर सब एक ही का है, ये भी ऑप्शन गलत है। आगे चेक करते हैं, हो सकता है ये सही हो। जिंक के गो है एगो, यहाँ पर भी जिंक एगो है। ठीक है, सल्फर SO4 डायरेक्ट देख लो, SO4 यहाँ पर भी है, कॉपर भी यहाँ पर है, मतलब यही आंसर हमारा क्या है? सही है। क्लियर बात को, समझा ना? चेक कर लेंगे कि कितना मतलब कि अभिकारक और उत्पाद आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, आपस में बराबर है या नहीं है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो भाग लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ाए थे ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां पर देखो, कहते कि उपचयन और अपचयन, बताओ ये बात पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अपचयन का मतलब होता है क्या? रिडक्शन, है ना। मतलब कि ऑक्सीजन का मात्रा जिसमें बढ़ जाए, मतलब वो उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए उसको क्या कहेंगे? अपचयन। या हाइड्रोजन का मात्रा घट जाए तो भी उपचयन हुआ, और हाइड्रोजन का मात्रा इसमें बढ़ जाए तो क्या हो गया? अपचयन हो गया। कोई दिक्कत है ना? ध्यान में रखना। यहां पर देखो, अब यहां पर देखते क्या है कि PbO है और Cu है ना। तो देखो क्या हुआ, Pb के साथ O यहां से हट गया, है ना। क्या हो गया? यहां पर हट गया। यहां पर Cu लिखा है, CuO है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है, CuO है। समझ में आया बात को? तो अब यहां पर देखो, क्या Pb के साथ ऑक्सीजन यहां पर हट गया, कॉपर के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन चला गया कॉपर के पास। क्लियर बात को? तो कहता है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन बढ़ा किसका? कॉपर के में बढ़ा, है ना। कॉपर का हो गया क्या? तुम्हारा उपचयन। और तुम्हारा पीबी का क्या हो गया? यानी लेड का क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है, तो ध्यान में रखो यहां पर किसका किसका उपचयन और अपचयन होगा। तो हमारा ये हो जाएगा, पहले बोलेगा उपचयन तो पहले इसका बोलेंगे, ठीक है, और अपचयन बोलेंगे इसको। तो हमारा बी नंबर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है। अच्छा, विकृत गंधिता, जब कभी भी ब्रेड को हम रखते हैं तो सड़ गल जाता है, उसका बास मारने लगता है, तो सड़ता कैसे है? देखिए,
हम बताए थे कि जब चिप्स की थैली के अंदर में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्यों भरा जाता है? ताकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। कोई भी खाद्य पदार्थ अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो तुरंत वो सड़ जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। खुले में अगर छोड़ दोगे तो सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? तो उसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो वो क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब यहां पर ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के कारण क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है। तो विकृत गंधिता में कौन सा अभिक्रिया होता है? तो उपचयन अभिक्रिया होता है। क्यों दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। कहते हैं कि चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है। बात राइट है ना? चूना जो होता है, चूना में जब हम लोग पानी डालते हैं तो खौलने लगता है। क्या होता है? खौलने लगता है। तो जब हीट बाहर आएगा क्या होगा? हीट बाहर आएगा तो हम कहते हैं उष्मा छेपी। क्या कहा जाता है? उष्मा छेपी। और जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको कहते हैं उष्मा शोषी। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी। ये वाला बिल्कुल मत मारना, क्योंकि संयोजन नहीं होता, वो टूट जाता है। ठीक है, वियोजन हो जाता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? उष्मा छेपी वियोजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पर वियोजन संयोजन नहीं देगा, सिर्फ पूछेगा उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा या उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो हम लोग मार देंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। जब हीट बाहर आएगा तो उष्मा छेपी होगा, और हीट को जो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? वो उष्मा शोषी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में लोहे की कील। लोहे की कील मतलब बोले तो Fe। लोहे की कील मतलब Fe, इसको क्या कहते हैं? आयरन। ठीक है, और कॉपर सल्फेट के विलयन CuSO4 में जब डाला जाता है, ठीक है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम क्या कर दिए? डाल दिए। ठीक है, तो डालने के बाद क्या हो जाता है कि कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन का जो रंग जो होता है चेंज होने लगता है, अलग हो जाता है, थोड़ा ब्राउन कलर का, भूरा टाइप का होने लगता है। समझ में आया बात को? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? पहले देखो, पहली बात तो हमको पता होना चाहिए जो कॉपर जो होता है लोहा के तुलना में कम अभिक्रियाशील है। कॉपर क्या है? लोहा के तुलना में कम है। अच्छा, पहले कौन जंग लगेगा, कॉपर या लोहा? कॉपर जंग पहले लगेगा कि लोहा को पहले जाए? कॉपर बोले तो तांबा। ठीक है, तांबा में जंग जल्दी नहीं लगता, लोहा में जल्दी जल्दी जंग लग जाता है। तो ये अभिक्रियाशील ज्यादा है, ये है ना? तो क्या करेगा ये? तुरंत SO4 के पास जाकर रिएक्शन कर लेगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? FeSO4, और कॉपर विस्थापित हो जाएगी। कॉपर क्या हो जाएगी? विस्थापित हो जाएगी। समझ आया आपको? कि लोहा जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो आयरन सल्फेट का घोल बन जाता है, और तांबा अलग हो जाता है। तांबा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो विस्थापित कौन हुआ? यहां पर कौन सा अभिक्रिया चल रहा है? देखो, विस्थापन अभिक्रिया चल रहा है। क्या चल रहा है? विस्थापन अभिक्रिया चल रहा है। एक ही को विस्थापन हुआ है, सिर्फ क्या होता है? कॉपर विस्थापित हो गया, कॉपर हट गया भाई। कॉपर क्या हो गया? हट गया। हटा कि ना हटा? क्लियर बात को? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक का मतलब होता है नेचुरल। अच्छा, सूचक क्या करती है? ये पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार को बताती है। क्या बताती है? कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है, इस चीज को बताती है। ठीक है, सूचक, प्राकृतिक सूचक क्या बताती है? अम्ल और क्षार को बताती है। जैसे अगर खट्टा होगा तो क्या होगा? वो अम्ल होगा। अगर खट्टा होगा तो क्या हो जाएगा? अम्ल होगा। क्लियर बात को नहीं? और मान लो कड़वा होगा, ठीक है, तो क्या होगा? क्षार। या पीएच मान जो होगा अगर 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा? कम होगा तो खट्टा हो गया, और 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्षार हो गया। समझ बात को? ये सब चीज ध्यान में रखना। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये भी एक सूचक है। ये भी क्या है? सूचक है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। ये प्राकृतिक सूचक नहीं है। उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का तुम्हारा क्या है? रासायनिक सूचक है। ये भी अम्ल क्षार को बताती है, जिसको हम कहते हैं क्या? फिनोल्फथेलिन जिसको नाम कहते हैं इसको। लिटमस पत्र जो होता है, ठीक है, ये चाहे लाइकिन का जो छाल जो होता है उससे भी हम लोग क्या करते हैं?
पता लगाते हैं, यानी तो हल्दी जो होता है उससे भी तुम अम्ल क्षार का पता लगा सकता है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन लिटमस पत्र हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ लिटमस, ठीक है, पत्र रहता है तो अलग चीज होता है, लिटमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लगा कि लिटमस पत्र पर डालने पर वह लाल नहीं होता है। लाल नहीं होता है तो नीला होगा, लाल नहीं होता है तो क्या होगा, वो नीला होगा, ठीक है। अब हम तुमको ट्रिक बताया था, अनीला, अनीला, है ना। अनीला का मतलब क्या था, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देती है, लाल कर देती है। अम्ल का पहचान क्या है, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा, वो लाल कर देगा। क्षार जो है, ठीक है, वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो यहां पर कह रहा है कि लिटमस पत्र पे डालने पर वह नीला हो जाता है। तो नीला कौन होता है, क्षार के अम्ल, अम्ल तो लाल हो जाता है। अम्ल क्या होता है, नीला से लाल हो जाता है, नीला से लाल हो जाता है कौन, अम्ल। अगर अम्ल होगा तो नीला से लाल हो जाएगा, और लाल से नीला क्या हो जाएगा, लाल से नीला जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, क्षार। यहाँ पर देखेंगे कौन अम्ल है कौन क्षार है, कौन अम्ल है कौन क्षार है, बता तो कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या चीज भाई साहब, हमसे पूछा नीला होने का, ठीक है। तो मतलब कि हमसे पूछा क्षार होने का, है ना, पूछा क्या होने का, क्षार होने का। तो कौन सा क्षार है बताओ, हम बताए भी थे, याद करो। देखो HCl तो भाई अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 भी तो अम्ल है ना, जिसको नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। और ये देखो ये तो तुम्हारा ग्लूकोज है भाई, लवण है ना, ये क्या है C6H12O6 किसका सूत्र है, ग्लूकोज का, याद रखना। और ये तुम्हारा जो है जहां OH आ जाता है ना, है ना, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्षार होता है। क्या होता है तुम्हारा, क्षार है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है कि किस लवण में क्रिस्टलीकरण जल मौजूद है, बताओ। देखो क्या क्वेश्चन बोला है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात तो देखो क्रिस्टल, देखो CuSO4 जो होता है एक तुम्हारा क्रिस्टलीकरण लवण है एक प्रकार का, ठीक है। लेकिन इसमें देखो 5H2O है, जल मौजूद तो सिर्फ इसी में दिख रहा है तुमको, नमक में जल मौजूद होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको ऑप्शन में देखेगा 5H2O, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन। कोई दिक्कत है, ध्यान में रखना। अगर लेकिन अगर यहाँ पर लिखा रहता है ये तुम्हारा, ये धावन सोडा का सूत्र बना देता है इस तरह से Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2O 10H2O, तो तुम्हारा ये भी राइट आंसर हो जाता। क्या होता, ये भी राइट आंसर हो जाता। लेकिन इसमें जल के अणु तो नहीं दिया गया, इसलिए क्या ये राइट आंसर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है जी, क्या क्वेश्चन बोला गया, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग या प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसको तो याद कर लेना कि अग्निशामक यंत्र में ये वाला चीज तुमको याद कर लेना, ठीक है। इसका नाम है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो अग्निशामक यंत्र का मतलब होता है अग्नि को बुझाने वाला मशीन। तुम देखा होगा कि गाड़ी के ऊपर में भी इस तरह से साइड में लगा रहता है, या तुम गैस एजेंसी में जाकर देख लो, या बैंक में जाकर देख लो, सिनेमा हॉल में जाकर देखो, कहीं पर भी देखा तो लाल कलर का लगाया रहता है ना। या पेट्रोल पंप के पास देख लो तो उसके अंदर में ये भरा हुआ रहता है, ठीक है, क्या NaHCO3, ठीक है। इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है कि चारों तरफ एक लेयर बना देती है। वो क्या चीज का बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर बना देती है, जिससे कि ऑक्सीजन से रिएक्शन होने नहीं देती है। जो पदार्थ जल रहा है उसको ऑक्सीजन के संपर्क से तोड़ देती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, आग बुझ जाता है। समझ आया बात को, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हम लोग, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। देखो कहते कि जल की अनुपस्थिति है, मान लो कि पानी नहीं है
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना जलीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि अच्छा ये क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में पानी नहीं है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं या उदासीन हो जाता है, ये बताना है तुमको। बताओ क्या होगा कि H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। देखो अगर H+ आयन उपस्थित होगा तो समझ लो कि अम्ल है, वो क्या है, वो अम्ल है ना। अगर OH- उपस्थित रहेगा तो क्षार है ना। H+ आयन उपस्थित होगा तो तुम्हारा अम्ल है, लेकिन H+ आयन उपस्थित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, क्या है कि एक पदार्थ है जिसका नाम है A है, फिर B है और C है और ये D है। अब इसका pH मान दे दिया है, देखो यहाँ पर A का pH मान दिया है 2 और B का pH मान क्या दिया है 7, C का pH मान क्या दिया है 10 और D का pH मान क्या दिया हमारे पास 14। क्लियर बात हो? अब देखो हम बताए थे कि अगर 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहा रहेगा, और 7 से ज्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है, तो कहता है कि कौन सा पदार्थ भाई अम्ल है, तो अम्ल कौन सा है, ए नंबर इज राइट आंसर। ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर बात को? तो 25 क्वेश्चन सेट किया गया था। ठीक है, 2500 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो क्या करना, देख लेना, ताकि तुमको क्या होगा, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे।